वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। बेटा ट्रांजिस्टर में जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में पहले हमने देखा था कि उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है अंदर, उसके बाद हमें समझ में आया था उसका फंक्शन क्या है। वेरी सिमिलर टू दैट अभी हम ट्रांजिस्टर में भी ऐसे ही सीखेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है और उसके बाद हम सीखेंगे कि उससे क्या काम हो पाता है। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें वो क्या होते हैं बेटा, उनका नाम होता है एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर हमें कोई वो ऑब्जेक्ट दिखाया जाए तो वो इस तरीके का दिखेगा ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर लुक्स लाइक अ ट्राइपॉड का टाइप का है ना। एक हमारे पास छोटा सा पार्ट होता है, उसमें 3 लेग्स होती हैं। ये जो 3 लेग्स हैं इसमें से एक है एमिटर, एक है बेस और एक है कलेक्टर। इन तीनों का क्या क्या काम है? एमिटर जैसे कि उसके नाम ने बताया, तीनों डोप्ड रीजन्स हैं, 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से। एक उसमें से एन है, सेकंड पी होगा, फिर थर्ड भी एन होगा। तो एन पी एन या फिर पीएनपी भी हो सकता है। तो कोई भी 2 तरीके का, जो 2 है सेम तरीके के, उसके बीच में तीसरा जो है वो ऑपोजिट तरीके का हमारे पास अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लेंगे, तीनों को फिर से चिपकाएंगे नहीं, जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में सीखा था। तीनों की इस तरीके से हम लोग डोपिंग करते हैं। पहले एक साइड क्रिस्टल के एक साइड पे एन, देन यहाँ पे पी और फिर यहाँ पे एन। इस तरीके से हम डोपिंग करेंगे ताकि वो फंक्शन कर पाए, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा पाए। अब ये जो एमिटर है ये क्या करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर्स एमिट करता है, देता है। बेस क्या है? बेस उनको जोड़ता है, किनको किनको, एमिटर को। और दूसरा जो तीसरा पार्ट है दैट इज कलेक्टर। कलेक्टर क्या करता है? उन्हीं चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। एमिटर देता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है। बेस क्या है? सिर्फ उनको जोड़ना और वहां से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए काम में आता है। अब इस चीज में हम लोग डोपिंग किस तरीके से की जाती है, दैट इज किस में डोपिंग कैसी की जाती है, और उनके पार्ट्स के डिजाइन थोड़े थोड़े समझते हैं। जो एमिटर होता है वो चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, जिसकी हमने अभी बात की। बहुत हेविली डोप्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसने चार्ज कैरियर्स एमिट करने हैं। तो जितनी डोपिंग ज्यादा होगी उतने ही चार्ज कैरियर्स ज्यादा हो पाएंगे। यस। और मॉडरेटली साइज्ड होता है, दैट इज उसका साइज जो होगा वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब किसी चीज के, 2 चीजों के बीच में है ना। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। बहुत कम किसका है? बहुत कम है बेस का। बेस मिनिमम साइज, वेरी थिन होता है, बिल्कुल बीच में। वो सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड। क्यों लाइटली डोप्ड है ये अभी हमें फंक्शनिंग में समझ में आएगा। एंड इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर चार्ज कैरियर। सिर्फ उनको जोड़ रहा है, एमिटर से कलेक्टर तक जाने के लिए, चार्ज कैरियर्स को भेजने के लिए हेल्प कर रहा है। डोपिंग बहुत कम है, दैट इज जो एमिटर है वो बहुत हाईली डोप्ड है, उसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं। बेस में बहुत कम, बहुत डेंसिटी ही कम है चार्ज कैरियर्स की, क्योंकि इसकी डोपिंग हमने कम की है। कलेक्टर, उसमें डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका साइज ज्यादा चाहिए। हमें उसको कलेक्ट करने के लिए जगह चाहिए जहां पे हम उसको कलेक्ट कर पाए। तो उसका साइज जो होता है वो क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है हमारे कलेक्टर का। डोपिंग मॉडरेट, डोपिंग मॉडरेट, ये याद रखना पड़ेगा बेटा अपने को। और वो करता क्या है? कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स को। ये तो हो गए उनके पार्ट्स की बात की। एमिटर क्या करता है, कैसा होता है, कलेक्टर क्या करता है, कैसा होता है, एंड सिमिलरली बेस। अब इसमें हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि इसमें सर्किट कैसे बनाया जाता है। बेटा देखो, हमारे पास एक एन है, दूसरा पी है, तीसरा एन है। मैं एनपीएन का एग्जांपल ले रही हूं, पीएनपी भी हो सकता था, ठीक है। एनपीएन में बेटा, एन में जो हमारा एमिटर है उसमें चार्ज कैरियर कौन होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा हमारा, जो हमारे पास एमिटर होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, वहां से भेजेगा बेस में। लेकिन बेस जो है वो क्या करेगा? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज देगा। ऐसा कैसे हो पाएगा? हमें ये समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एमिटर से कलेक्टर तक भेजना है तो उसमें हम कैसा कर पाएंगे? तो अगर हम चाहते हैं एमिटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएं, इसका मतलब करंट कहां से आएगा बेटा? पी टू एन की तरफ करंट आएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? यस। तो हम ये दोनों, ये जो पहला वाला जंक्शन है, इसकी बाइसिंग किस तरीके से करेंगे? इसकी बाइसिंग हम करेंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होगा बेटा कि P टू N आराम से करंट जा पाए, या आप इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं N टू P इजिली जा पाए, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम चाहते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो P टू N आगे भी प्रोसेस हो पाए, दैट इज बेस टू कलेक्टर भी जा पाए। अब बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे? माइनॉरिटी थे, चार्ज कैरियर्स। यस, दैट इज अगर हम बेस से
इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर की तरफ भेजना चाहते हैं, पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजना चाहते हैं, तो मन मन में सोचिए ये तो रिवर्स बायसिंग के काम कर रहे हैं। रिवर्स बायसिंग में होता था कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हम भेजते थे, तो हम करते हैं बेस और कलेक्टर वाले जंक्शन की रिवर्स बायसिंग। कैसी बायसिंग बेटा? रिवर्स बायसिंग। तो जो फॉरवर्ड बायसिंग है वो इस जंक्शन की मेनली बात हो रही है बेटा। तो फॉरवर्ड बायस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, इस वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। जो हमारा ये पी एन जंक्शन पहला वाला है ना, बेस और एमिटर वाला, इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस करने से क्या हो गया बेटा? वो थिन हो गया होगा, बिल्कुल याद आ गया आपको, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाता था। और हमने इसको क्या किया बेटा, जो दूसरा वाला हमारे पास जंक्शन है उसको हमने क्या कर दिया बेटा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने से वो थोड़ा सा थिक हो गया होगा। तो बेटा अब मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो बेस में बहुत कम थे, बिकॉज इट वॉज पी टाइप का हमारे पास हम वो सेमीकंडक्टर था, तो बेस में इस केस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे, लेकिन हम इंजेक्ट करा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से? एमिटर से। यस, तो उसको थोड़ा ना पता है कि इंजेक्ट कराने वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है। तो अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं जो पी से एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी भेज रहा था, याद आया आपको कि यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, एन टू पी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाला प्रेजेंट था। और मैं अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा दूं, अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में लगा दूं, तो क्या होगा, और ज्यादा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर फोर्स लगेगा और इजीली इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड या बेस से कलेक्टर जा पाएंगे। दैट मीन्स जो हमारी फंक्शनिंग है इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे एमिटर से कलेक्टर तक चार्ज कैरियर जा पाए। दैट इज एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। दो हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, दो सर्किट हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि 3 लेग्स हैं, है ना, 3 लेग्स हैं। तो अगर मैं 2 को कनेक्ट कर दूं, तीसरा खाली तो नहीं छोड़ेंगे, था खाली छोड़ना हो तो फिर फायदा ही क्या हुआ, दैट इज आउट ऑफ सर्किट, तो उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक को कॉमन लेगा, तीनों लेग्स में से कोई एक लेग कॉमन ली जाएगी, उसके बाद कनेक्शंस होंगे। दैट इज 3 लेग्स में अगर हमें 2 सर्किट बनाने हैं तो एक आर्म कॉमन ली जाती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के वर्क करने के लिए हम चाहते हैं कि चार्ज कैरियर्स एमिटर से कलेक्टर की तरफ जा पाए, अभी हमने बात की। ऐसा करने के लिए एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग करनी पड़ेगी एंड बेस कलेक्टर जंक्शन की रिवर्स बायसिंग करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस को क्या होगा, अच्छा मुझे बताना। अभी हमने डायग्राम से भी हमें आइडिया लग रहा है कि जो इसके अंदर का रेजिस्टेंस होगा, फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, और रिवर्स बायसिंग के टाइम पे क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ गई है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, और रिवर्स बायसिंग के टाइम पे क्या होगा, इंक्रीज हो गया होगा रेजिस्टेंस। यस, अब जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर ने एमिट किए हैं उससे ज्यादा कहां होंगे, कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। 1-2 होंगे जो बेस में इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, 1-2 होंगे जो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ज्यादातर कहां हो जाएंगे, वापस कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। हमने इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स बायसिंग वाला लगाया है। अ वेरी फ्यू ऑफ देम कंबाइन विद होल्स ऑफ द बेस टू फॉर्म बेस करंट। क्या है बेस करंट, अभी समझते हैं बेटा। तो हमने अभी डिस्कस किया कि 3 लेग्स हैं, उसमें से 2 सर्किट बनाएंगे, तो या तो ये वाली कॉमन लोगे, इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, या ये वाली कॉमन लोगे, इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे। दैट मीन्स कोई एक आर्म आप कॉमन लेंगे और उनको कनेक्ट करने के टाइम पे 2 सर्किट बना पाएंगे। तो 3 तरीके हैं बेटा, किसको किसको कॉमन ले सकते हैं, अगर बेस को कॉमन लेंगे, या फिर कलेक्टर को, या फिर एमिटर को। तो 3 तरीके होंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन के। एक होता है कॉमन बेस, दूसरा होगा कॉमन एमिटर, तीसरा होगा कॉमन कलेक्टर। हमारे कोर्स में मेनली कॉमन एमिटर है, लेकिन हमें थोड़ा सा नाम तो पता ही होना चाहिए कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन बेस का मतलब हमने बेस को कॉमन लिया, जैसा कि हमने अभी देखा। ये देखिए बेटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेस को कॉमन ले रहे हैं। अगर बेस को ही कलेक्टर से भी कनेक्ट कर रहे हैं एंड किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एमिटर से भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो बायसिंग कैसे सीखी थी हमने, बायसिंग ऑफ एमिटर बेस जंक्शन शुड बी हमेशा फॉरवर्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी हमेशा रिवर्स। तो एमिटर बेस जंक्शन जो पहला वाला जंक्शन है एमिटर और बेस का, इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होगी, एन को एन से जोड़ो और पी को पी से जोड़ो, ये होगी फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसे ही कलेक्टर जंक्शन की कैसे हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग। जो बेस कलेक्टर जंक्शन है इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, एन को पी से जोड़ेंगे और पी वाली साइड को जोड़ेंगे
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। क्लियर? इस तरीके से इनको जोड़ा जाता है। बीच में कई रेजिस्टर्स भी आते हैं बट वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जोड़ा कैसे जाता है बस हमें ये सीखना है। जब बेस कॉमन है दैट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग कैसे कैसे करते हैं बेटा? हमेशा एमिटर बेस फॉरवर्ड, बेस कलेक्टर रिवर्स। करेक्ट। अब बेटा इसका सिंबल क्या होता है? ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको मैं बार बार ड्रॉ नहीं करती रहूंगी। तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये जो हमने अभी यहां बनाया है, ये सर्कल के अंदर हमने क्या कर दिया है बेटा? ये ट्रांजिस्टर का सिंबल बना दिया है। ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है? दिस इज कॉल्ड, ये पार्ट जो है ये बेस है, ग्रीन वाला। ये जो ऑरेंज वाला है ये कलेक्टर है, और ये जो पर्पल वाला है ये क्या है? एमिटर। तो इन तीनों में से, अब कलेक्टर और एमिटर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो इन तीनों में हम क्या करते हैं बेटा? एक में हम एक एरो बना देते हैं। ये एरो क्या बताता है? एरो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। कैसे बता पाता है अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, पर ये हमेशा याद रखें, एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम P to N। एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम P to N। तो बेटा इसमें भी क्या होगा? इसमें फिर से हम अगर बायसिंग को, सेम बेटा बैटरीज मैंने यहाँ कॉपी कर दी है, सेम डायग्राम को मैंने क्या किया? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे हम रेजिस्टर को बार बार रेजिस्टेंस ना बना के हम लोग क्या करते थे? इस तरीके का सिंबल बना देते थे रेजिस्टर का, वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है? ट्रांजिस्टर का ये सिंबल बना दिया है। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। सर्कल आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। एक जिस आर्म में एरो होगा दैट इज एमिटर आर्म, जिस आर्म में एरो नहीं है दैट इज कलेक्टर, और ये जो टी टाइप की है दिस इज बेस। ठीक है। अब कॉमन एमिटर कैसे बनाएंगे? इसमें एमिटर कॉमन है, दैट इज बेस को किस किस से कनेक्ट करेंगे? एमिटर से, एंड कलेक्टर को भी किससे कनेक्ट करेंगे? एमिटर से। यस। इसमें फिर से हम लोग बायसिंग सीखना चाहें तो कैसे सीखेंगे बेटा? ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने अभी बताया बेटा, एरो इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम P to N। तो अगर एरो NPN में नहीं भी लिखूंगी तब ये इस एरो से मुझे दो चीजें पता चल रही हैं। एक तो करंट किस डायरेक्शन में है, दूसरा ये एमिटर वाली आर्म है, और ऑब्वियसली तीन चीजें पता चल रही हैं। तीसरा ये P होगा, ये N होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज एन NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो तीन चीजें पता चलती हैं एरो वाली आर्म से, कि एमिटर कौन सा है ये पता चल जाएगा एरो देखकर, दूसरा क्या पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट, और तीसरा क्या पता चलेगा? किस तरीके का ट्रांजिस्टर है, NPN है या फिर PNP है। कैसे? क्योंकि P to N ही होगी हमेशा एरो की डायरेक्शन। क्लियर? अब ये जो VBB, ये क्या है? क्योंकि हमने एमिटर कॉमन लिया है, तो ये जो बैटरीज हैं इनका नाम एमिटर से रिलेट करके तो नहीं रख सकते। तो जो बेस से कनेक्ट किया बैटरी को उसका VBB, और जिसको कलेक्टर से कनेक्ट किया उसका नाम VCC। देख लिया बेटा? इसमें रेजिस्टर्स क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ही होता है ये। एक्सटर्नली हमें कभी कभी लोड रेजिस्टेंस जोड़ना होता है। तीसरा है बेटा कॉमन कलेक्टर। दिस इज नॉट वेरी कॉमनली यूज, और हमारे कोर्स की बात भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग बात कर ही रहे हैं तो कर सकते हैं कि यहाँ कलेक्टर कॉमन लेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ एमिटर बेस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, और मैं NPN टाइप का ट्रांजिस्टर ले रही हूं, तो इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा? एमिटर और बेस में कैसी बैटरी होनी चाहिए? एमिटर शुड बी नेगेटिव, और बेस क्या साइड पे क्या जुड़ना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। यही एक बैटरी जो है उसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर सकते हैं उसकी पोटेंशियल, और इन दोनों को ही बायस कर पाते हैं। ये हमारे काम की खास बात नहीं है, दैट इज बायसिंग के लिए यहाँ पे सिंगल बैटरी ही काम कर जाती है, दो बैटरी नहीं लगानी पड़ती कॉमन कलेक्टर में। बट दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, वी डू नॉट नीड टू स्टडी दिस फर्दर। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? सिर्फ हमें कॉमन बेस थोड़ा सा समझना होता है, और सबसे अच्छे से समझना होता है कॉमन एमिटर। करेक्ट। तो कॉमन बेस वाले में क्या हो रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर नाम से थोड़ा सा रिलेट किया है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड रेजिस्टर, दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। यहां से यहां चार्ज कैरियर तो जा ही रहे हैं एमिटर से कलेक्टर की तरफ, लेकिन रेजिस्टेंस देखो, यहां रेजिस्टेंस कम किया है एंड यहां रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है। तो मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस को भी थोड़ा सा आगे किया और ट्रांसफर कर दिया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मेन चीज आपको समझनी है, जो कॉमन वर्किंग है ट्रांजिस्टर की, उसमें हमें क्या करना है? एमिटर से कलेक्टर तक चार्ज कैरियर को भेजना है। इसके लिए हमें एमिटर से बेस को फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है एंड बेस से कलेक्टर को रिवर्स बायस करना पड़ता है। अब देखिए, एमिटर एंड कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस करना है, दैट इज एमिटर और कलेक्टर को, सॉरी, बेस एंड एमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है। तो बेस P था इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ये N था इसलिए यहां नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर?
ऐसे ही इसको कैसे बायस करना है बेटा, बेस एंड कलेक्टर को, बेस एंड कलेक्टर को हमें बायस करना है रिवर्स, दैट इज कलेक्टर शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड बी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हो गई बायसिंग। अब हम बात करते हैं करंट की। जो बेटा एमिटर से करंट आ रहा है, बेटा एमिटर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से दे रही है और इस साइड से खींच रही है। ये बात समझ में आई बेटा? तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट मस्ट बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई ई क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि ये एमिटर से निकलता हुआ करंट है। ये वाला करंट यहां जाके दो साइड पे बट जाता है, इधर है IC और इधर जा रहा है IB। B बेस की तरफ जा रहा है, C कलेक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये है कलेक्टर करंट। जो कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वही कंस्टिट्यूट करते हैं कलेक्टर करंट। तो जो कलेक्टर करंट है उसका अगर मैं बेस करंट से सम कर दूं, कलेक्टर एंड बेस करंट को मैं ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, एमिटर करंट ही बन जाएगा। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्यों? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जो हमने एमिटर से भेजे हैं वही कलेक्टर में जा रहे हैं और थोड़े से बेस में चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे मैं सिंबल कैसे बना रही हूं बेटा, सेम वही देखो, उसका सिंबल बना दिया मैंने। जो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है उसको NPN ट्रांजिस्टर में इस तरीके से शो किया। दिस वॉज द एमिटर। ये दोनों चीजें मुझे पता चली थी सिर्फ एरो से, क्योंकि एरो हमेशा P to N होगा और एमिटर में ही एरो बना होगा। तो NPN ट्रांजिस्टर मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये NPN है, सिर्फ एरो मुझे बता देगा। और एमिटर कौन सी ब्रांच है ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती है। बैटरीज मैंने बेटा सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ जो बैटरी थी वही यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर्स जो है वो सिंबॉलिकली बनाए जा सकते हैं। बेटा ये जो हमारे पास कलेक्टर करंट है वो क्या है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, आगे भेजने की कोशिश की थी बेस से कलेक्टर की तरफ। दैट मीन्स कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बेस करंट। जितना भी हम चार्ज कैरियर्स भेज रहे हैं एमिटर से, मोस्ट ऑफ देम रीच द कलेक्टर। इसलिए जो हमारा कलेक्टर करंट होता है दैट इज 95 to 99% ऑफ द एमिटर करंट। 95 to 99% होता है हमारा एमिटर करंट से कलेक्टर करंट। बहुत बड़ा वैल्यू है ये। और बेस करंट कितना रह जाएगा, थोड़ा सा छोटू सा 1 2 3 4%। ठीक है, तो IC अपॉन IE, ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को देखने की जरूरत है कि IC अपॉन IE का नाम होता है एक अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है अभी हमारे लिए। ठीक है, अल्फा किसको बोलते हैं, IC अपॉन IE, दैट इज हमारा कलेक्टर करंट एमिटर करंट से कितना फ्रैक्शन है, थोड़ा सा कम होगा, आपको याद होगा। तो हम लोग अभी बात करें 95 to 99% है, तो फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे 0.95 to 0.99, यही होता है अल्फा। कलेक्टर करंट एमिटर करंट का कितना फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है, अब IB बहुत छोटा हो, हम चाहते हैं IB बहुत छोटा हो तभी वर्किंग अच्छे से कर पाता है ट्रांजिस्टर, तो उसके लिए ही हमने उसको बिल्कुल थिन और बिल्कुल लाइटली डोप्ड बनाया है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक ट्रांसफर करने हैं उनको कोई हिंड्रेंस ना मिले। ये होल्स इतने कम, इतनी सी जगह पे 2-4 होल्स ही हों और वो उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करे इलेक्ट्रॉन्स को, एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टुवर्ड्स द कलेक्टर साइड। ये बात को हम लोग को, यही यूज के लिए हम लोगों ने बेस को क्या बनाया है, थिन एंड लाइटली डोप्ड, थिन एंड लाइटली डोप्ड। अब बेटा अगर इसी का मैं NPN के बजाय PNP बनाती तो चार्ज कैरियर कौन होता, होल्स। देन होल्स विल बी द चार्ज कैरियर्स। तो होल्स की जिधर डायरेक्शन है उधर ही करंट ट्रेवल करेगा IE। वो जो होल्स हैं वो बीच में N वाला जो पार्ट है वो क्या है इस केस में, बेस। तो बेस से कुछ कनेक्ट हो जाएंगे, 1-2 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे होल्स आगे चले जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बायसिंग ही ऐसी की है। पहली वाली बायसिंग हमने कैसी की बेटा, एमिटर और बेस में हमने बायसिंग की फॉरवर्ड, ताकि होल्स आराम से इधर से इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा पाए। लेकिन हमने सेकेंड बारी चाहते हैं कि होल्स जो हैं वो आराम से बेस से कलेक्टर जा पाए, तो यहां हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को आगे भेजना चाहते हैं, तो इसलिए हम बायसिंग कैसी करेंगे बेटा, रिवर्स। रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हेल्प करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करने में। तो हमने यहां करनी है रिवर्स बायसिंग, दैट इज P को कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल से, लेकिन यहां पे हमें करनी है फॉरवर्ड बायसिंग, दैट इज इधर के P को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर? इस तरीके से बायसिंग को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें वही बात हो गई, सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से बेटा। द डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी हमने बात की थी जो एरो की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन बताती है। ध्यान से देखिए, जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है बेटा, एमिटर से बेस की तरफ जा रहा है।
होल्स इधर जा रहे हैं, तो एमिटर से बेस की तरफ करंट जा रहा है। तो एमिटर से बेस की तरफ जा रहा है क्योंकि ये पीएनपी टाइप का है, पी से एन ही जाना चाहिए था करंट और वही जा रहा है। तो एरो की डायरेक्शन पी से एन होगी और वो हमेशा करंट की डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, ये वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं कॉमन एमिटर पे आ जाऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। यही हमारे कोर्स में है, इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा फिर से हम वही बातें करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, होल इधर से इधर आ रहा है, ये समझ लेते हैं और फिर हम लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करेंगे इस केस में। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था बेटा, जो कलेक्टर करंट है दैट इज वेरी सिमिलर टू IE, दैट इज IE अगर हमारे पास 100 है तो कलेक्टर करंट 95, 96, 97 तो होगा ही होगा। ठीक है, और हमने एक चीज सीखी थी कि जितना भी एमिटर करंट है वही कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट है। यस, अब यहां पे एक नई टर्म आ जाती है IC अपॉन IB। अभी हमने पहले कौन सी टर्म सीखी थी बेटा? अल्फा। अल्फा क्या होता था बेटा? IC अपॉन IE। कितना फ्रैक्शन है E से C वाला करंट है ना, एमिटर करंट का कितना फ्रैक्शन है कलेक्टर करंट, वो होता था अल्फा। अभी हम नई चीज पढ़ रहे हैं IC अपॉन IB, इसका नाम होता है बीटा। ऐसा क्यों होता है अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं अगर हम एमिटर को कॉमन लेते हैं, दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने बेटा एक सर्किट बनाया है बेस के साथ, दिस सर्किट, इसमें हमने कनेक्ट किया है बेस को। ठीक है, दूसरा सर्किट हमने बनाया है कलेक्टर के साथ, दिस सर्किट, इसमें हमने कनेक्ट किया है एमिटर एंड कलेक्टर को। तो पहली चीज हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एमिटर और बेस है दिस शुड बी फॉरवर्ड बायस, दैट इज एन साइड पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और पी साइड पे क्या कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, और दूसरा वाला जो जंक्शन है दैट इज बेस एंड कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। तो एन साइड पे हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इस साइड से हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हमने डायरेक्टली बेस से कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, बट फिर भी यहां बायसिंग आराम से अपने आप हो जाएगी जब हम ऐसे बैटरी को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अब हम समझना चाहते हैं कि इस कनेक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन होल्स जो भी ट्रैवल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने फिर से एनपीएन वाला लिया है हमने ट्रांजिस्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं बेटा? एन से पी साइड जा रहे हैं, दैट इज हमें फॉरवर्ड वाली बायसिंग करनी थी, और फिर वही इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं पी से एन की तरफ, तो यहां हमें रिवर्स बायसिंग करनी थी। उसके बाद क्या हो रहा है? जो ये इलेक्ट्रॉन यहां कंबाइन कर जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से इधर की ओर खींच लिए जाते हैं, सॉरी इधर की ओर खींच लिए जाते हैं। जितने इधर कंबाइन कर जाते हैं उतने ही ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच लेती हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे आगे चले जाते हैं, वो इधर से बैटरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो VCC वाली बैटरी है उसने इधर से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर की साइड से खींच लिया है। सो दिस इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। ये जो VCC बैटरी से कलेक्टर से कनेक्टेड वाला करंट है दैट इज कलेक्टर करंट। वही कलेक्टर करंट घूम के जब यहां पे आएगा तो यहां एक कलेक्टर करंट भी आ रहा है और ये वाले सर्किट से देखें तो बेस करंट भी आ रहा है। तो दोनों करंट मिलकर IB प्लस IC मिलकर क्या बना देते हैं? IE, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं बेटा ट्रांजिस्टर में ये इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट जो है इनमें जो रिलेशन है, जिसमें जो करंट्स हैं उसको हम कैसे देखते हैं। पहली सिंपल सी चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स सीखे थे अल्फा और बीटा, उसमें क्या रिलेशन होता है। बेटा अल्फा होता था IC अपॉन IE, ऐसा हम लोग को याद है। इसकी वैल्यू होती थी बेटा 0.95, 0.98, 0.98, दैट इज स्लाइटली लेस देन 1। और बीटा होता था IC अपॉन IB। इसकी वैल्यू कभी कभी हम इसको करंट गेन भी कहते हैं। करंट गेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली बेटा हमारे पास जो आउटपुट करंट होता है वो IC होता है, इनपुट करंट IB होता है, तो हमने करंट को कितना बढ़ा लिया उसको करंट गेन कहा जाता है। तो बीटा को हम करंट गेन भी कहते हैं। दोनों वैसे एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स हैं। तो बेटा इन दोनों में कभी कभी रिलेशन डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, लेकिन अल्फा दे रखा है, बीटा को फॉर्मूले में कैसे बोलेंगे और सिमिलर थिंग्स, है ना। तो बेटा बहुत सिंपल सी हमने रिलेशन सीखी थी कि IE जो है वो IB प्लस IC होता है, या फिर हम एमिटर ने जितने भी
इलेक्ट्रॉन्स या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट किए हैं वो थोड़े से बेस में चले जाते हैं, बाकी सारे के सारे कलेक्टर में चले जाते हैं। तो उन्हीं दोनों का सम IB और IC का सम मिलकर IE बन जाता है। अगर मैं इस इक्वेशन को IC से डिवाइड करूँ तो बहुत सिंपल सी रिलेशन आ जा रही है। देखो IE अपॉन IC को हम 1/α बोल सकते हैं, IB अपॉन IC को 1/β बोल सकते हैं +1। दैट इज बीटा को हम कभी कभी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा या फिर अल्फा को बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा बोल देते हैं। और जनरली यही ऑप्शंस दे रखे होंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। चलिए बेटा अब बड़े बच्चों वाली बातें कर लेते हैं। अगर हम लोग को सर्किट में दे रखा है एक ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कैसा है, NPN टाइप का है, क्या हमें ये लिख के दिया होगा? नहीं, हमें सिर्फ ये एरो बना कर दिया होगा और हमें खुद डिसाइड करना होगा कि एमिटर कौन सी साइड है, कलेक्टर कौन सी साइड है और इसमें NPN है या PNP है। ये एरो की डायरेक्शन हमेशा क्या होती थी बेटा? करंट की डायरेक्शन होती थी और करंट हमेशा P to N चलता था, याद आ गया आपको? तो करंट अगर P to N चलेगा तो फिर हम डायरेक्टली सोच सकते थे कि ये P है, ये N है और ये भी N है। तो NPN कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेते हैं कि उसमें करंट्स एंड वोल्टेजेस में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि दिस साइड ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड इनपुट पार्ट एंड दिस साइड इज कॉल्ड आउटपुट पार्ट। ठीक है, जो इनपुट है उसमें IB करंट जा रहा है, जो आउटपुट है उसमें IC करंट है। ठीक है, इन दोनों में इसीलिए हम IC अपॉन IB को क्या बोलते थे बेटा? करंट गेन बोलते थे। अब इसमें वैसे ही ये जो रिलेशनशिप, ये जो हमारे पास वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड आउटपुट वोल्टेज। तो हम लोग को सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये वोल्टेजेस और करंट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ वेरी करेंगे, तभी हम इसका बाकी जो आगे रिलेशन है या इसका क्या यूज कर सकते हैं एम्पलीफिकेशन में, उसको हम देख पाएंगे। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर या इसका कुछ भी हम यूज आगे करेंगे तो उसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वोल्टेज के साथ करंट कैसे वेरी करता है। इस चीज को हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज के साथ करंट किस ग्राफ किस तरीके का बनेगा या किस तरीके से वेरी करेगा। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इस साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज अगर मैं सर्किट में इनपुट में देखूं कि क्या हो रहा है, दैट इज अगर मैं ये वोल्टेज को चेंज करूं, दिस वोल्टेज को चेंज करूं तो ये करंट कैसे चेंज होगा, या मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दूं और यहाँ एक एमीटर लगा दूं तो इन दोनों में किस तरीके से वेरिएशंस आएंगे। वोल्ट मीटर चेंज करने, वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होने पर एमीटर की रीडिंग किस तरीके से चेंज होगी, इसको हम बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद वोल्टेज एट अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज क्यों? क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे इस वाले वोल्टेज को वेरी करती रहूंगी, VCE को वेरी करती रहूंगी, तो यहाँ की बायसिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ की बायसिंग चेंज होने से ये वाला करंट वेरी करेगा। तो IB वेरी ना करे दूसरे फैक्टर्स की वजह से, इसके लिए हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। तो VCE अगर मैं कांस्टेंट रखूंगी तभी मैं समझ पाऊंगी कि इनपुट वोल्टेज से दैट इज VBE को चेंज करने से IB में क्या चेंजेस आते हैं। तो देखो बेटा क्या होगा, जैसे जैसे हम VBE को बढ़ाएंगे तो ये बेटा एक PN जंक्शन डायोड ही बन गया है। ध्यान से देखें तो कैसा है बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग करना चाह रहे हैं हम। तो एक PN जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते थे, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते थे तो वैसे वैसे क्या होता था, डिप्लीशन रीजन थिन होता जाता था, रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाती थी और हम कहते थे एक पॉइंट आता है नी वोल्टेज, उसके बाद करंट बढ़ जाता था। सिमिलरली बिल्कुल वही यहाँ भी हो रहा है कि एक पर्टिकुलर VC लेट्स से 3 वोल्ट लिया तो ये ग्राफ आएगा, और अगर मैं VCE को बढ़ा दूंगी, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा दूंगी तो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग दूसरे पार्ट की बढ़ गई। यहाँ की रिवर्स बायसिंग बढ़ने से क्या होगा बेटा, IB थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली बट कम होगा। वो यहाँ मैंने थोड़ा एग्जेजरेट करके दिखाया है, इतना भी कम नहीं होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सीखा कि कैसे कैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज को जब हम चेंज करेंगे तो IB कैसे चेंज होगा। VBE को चेंज करने से IB की रीडिंग किस तरीके से चेंज होगी अगर हम VCE को दैट इज रिवर्स बायसिंग वाले फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखते हैं तब। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं VCE को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दूंगी, दैट इज मैंने अगर VCE को बढ़ाया तो क्या होता था बेटा, VCE को बढ़ाने से IB थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने बेटा देखा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, बेटा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते थे एमिटर से बेस में, थोड़े से बेस में कंबाइन कर जाते थे होल्स के साथ, बाकी वापस आगे चले जाते थे कलेक्टर में। तो अगर मैं इसमें VCE को बढ़ा दूंगी, दैट इज फॉरवर्ड, ये वाली रिवर्स बायसिंग को बढ़ा दूंगी तो आगे जाने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और बेस के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। दैट इज जो पहले IB आता था उससे भी थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बहुत कम था तो इसलिए हम माइनर चेंज की बात कर रहे हैं। तो स्लाइटली IB जब हम कम होता हुआ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा एग्जेजरेटेड है तो हम बात कर रहे थे थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए इस ग्राफ में थोड़ा सा ये ऑरेंज लाइन शो कर रही है थोड़ा सा कम होना, किसी सेम वोल्टेज पर
IB थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में, करेक्ट। अब हम बात करते हैं बेटा आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है अगर मैं आउटपुट वोल्टेज को चेंज करूं तो उसकी वजह से इनपुट वोल्टेज उसकी वजह से आउटपुट करंट पे दैट इज IC पे क्या वेरिएशंस आएंगे। पर इसमें फिर से हमें बाकी फैक्टर्स जो IC को चेंज कर सकते हैं उनको एक बार कांस्टेंट रख के ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज हमें ये समझनी होगी, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इज वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट विद वोल्टेज, विच वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एट अ कांस्टेंट इनपुट करंट। क्या है कांस्टेंट यहाँ पे? इनपुट वाला करंट, दैट इज IB कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने एम्पलीफिकेशन के रीजंस में यही चीज देखी थी कि IB जो है वही हमें बताता है IC कितना बड़ा होगा। ऐसा कैसे? हम लोग इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं, IB बढ़ता है लेकिन IC ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब है कि वो वाले सर्किट में IE की वैल्यू दैट इज एमिट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देना। अगर हम एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही बढ़ा देते हैं तो IC तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो IB बढ़ने का मतलब असली में क्या है? एमिटेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना, इसलिए IC भी बढ़ता है। IB बढ़ाने से IC बढ़ता है और हम चाहते हैं कि हम आउटपुट वाली वोल्टेज के साथ IC का वेरिएशन देख पाए, इसलिए हम IB को एक बार कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो पहला जो हमारे पास ग्राफ बन पाएगा वो सिर्फ ये बनेगा, सिर्फ इस ग्राफ को ध्यान से देखिए बेटा। ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हमने IB 20 माइक्रो एम्पेयर कांस्टेंट पे रखा, VCE को पहले 0 रखा। जब VCE 0 है दैट इज आउटपुट वाली रिवर्स बायसिंग हो ही नहीं रखी, सिर्फ एक बैटरी लगाई है हमने, बाहर वाली कोई बैटरी नहीं है, 0 है तो उसमें क्या होगा? कोई भी करंट नहीं आएगा आउटपुट में। अब जैसे जैसे मैं आउटपुट वाले करंट को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, आउटपुट वाले करंट को VCE बढ़ाने से बढ़ा दिया गया है, VCE बढ़ाया, रिवर्स बायसिंग बढ़ाई तो आउटपुट वाला करंट बढ़ गया। पर उसके बाद VCE को फर्दर बढ़ाने से करंट पे कोई खास वेरिएशन नहीं आता है, स्लो हल्का सा बिल्कुल माइनर सा वेरिएशन आता है। जैसे हमने अभी इनपुट में भी बात की थी कि मैं VCE को बढ़ा दे रही थी तो IB स्लाइटली कम हो जाता था, तो स्लाइटली वो कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ये स्लाइटली बढ़ जाएगा हल्का सा। तो वो हल्का सा जो वेरिएशन है वो सैचुरेशन जैसा ही है, कोई खास बड़ा नहीं हो पा रहा है। दैट इज एक IB की पर्टिकुलर वैल्यू पे थोड़ा सा बस ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद कांस्टेंट सा ही करंट मिल जाता है, IC की वैल्यू हमें एक कांस्टेंट मिल जाती है। यहाँ मैंने फैक्टर 50 के आसपास ले लिया है बेटा, बीटा की वैल्यू अगर 50 होगी तो 20 माइक्रो एम्पेयर्स इंटू 50 1 मिली एम्पेयर के आसपास हमारा IC आ जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं इसके साथ साथ और IB को चेंज करके देखना चाहूं कि क्या फर्क पड़ता है इसी वेरिएशंस में, दैट इज इसी ग्राफ को मैं देखना चाहती हूँ IB के साथ साथ क्या होता है। तो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो जैसे जैसे मैं IB को बढ़ाऊंगी वैसे वैसे हमारा सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हो ग्राफ जो है वो इस तरीके का दिखेगा, दैट इज ये। तो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, सेम VCE पे अगर IB ज्यादा है तो IC भी अप्रोक्सीमेटली उसी फैक्टर से ज्यादा होगा। मैंने IB को डबल किया है और IC भी देखो डबल हो गया है, 1 मिली एम्पेयर से 2 मिली एम्पेयर हो गया है। तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अगर मैं IB को बढ़ाऊं और IC बढ़ जाए तो देखो यही एम्पलीफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये जो बीटा था हमारे पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्पलीफिकेशन के लिए। अगर मैं IB को बढ़ाती हूं तो IC क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेटली उसी फैक्टर से जिस फैक्टर से आपने IB को बढ़ा है, डबल किया है, ट्रिपल किया है ये। तो IC अपॉन IB को हम लोग अब तक क्या बोलते थे बेटा, बीटा, दैट इज करंट गेन। लेकिन ये है बीटा DC मतलब अगर मैं सिर्फ बैटरीज यूज करूं, अगर मैं असली आउटपुट जो हमारे पास असली सिग्नल्स होते हैं, वोल्टेज वाले सिग्नल्स, करंट वाले सिग्नल्स, वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, अगर मैं वैसे सिग्नल्स यूज करूं लाइक स्पीच, अगर मैं कुछ बोलती हूं तो वेरिएशन ऑफ साउंड, वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही मैग्नीफाई होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं और स्पीकर से आउटपुट आता है। तो ये जो एम्पलीफायर्स हैं वो मेनली तो सिग्नल्स के लिए यूज होते हैं बेटा। वोल्टेज को एम्पलीफाई करने का क्या मतलब है, बैटरी बढ़ा दो, वो तो कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ अगर DC की बात करें तो मेनली एम्पलीफिकेशन किसके लिए यूज होता है, सिग्नल्स के लिए, दैट इज ACs के लिए या चेंजिंग वोल्टेज के लिए। तो जो चेंजिंग वोल्टेज है या आप AC की बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिंग अगर हमारे पास करंट है या वोल्टेज है उसमें जो चेंजेस आते हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर एम्पलीफिकेशन। तो अगर मैं IB में चेंज करती हूं तो IC में कितना चेंज आता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन IB की वैल्यू और IC की वैल्यू के रेशियो।
दैट इज बीटा डीसी जो है वो सिर्फ रेशियो है आईसी और आईबी का, लेकिन मैं आईबी को चेंज करने से आईसी में कितना चेंज प्राप्त कर सकती हूँ, वो है हमारा बीटा एसी, विच इज एक्चुअली एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर एनी सिग्नल दैट वी वांट टू एम्पलीफाई। तो कोई भी सिग्नल एम्पलीफाई करना हो तो अगर हम बैटरी को 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके वोल्टेज को तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, उसको तो आप एम्पलीफाई कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 12 वोल्ट की बैटरी से 24 वोल्ट की बैटरी थोड़ा ना बना लोगे, एनर्जी थोड़ा ना एक्सेस हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, हमारे पास एक सिग्नल है, उसमें हमने एक बैटरी से एनर्जी दी और हमने उस सिग्नल की वोल्टेज को बढ़ा दिया है, एम्पलीफाई कर दिया है। ये हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी वोल्टेज या कुछ सप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप डीसी में कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं करते हो, एम्पलीफिकेशन हमेशा वेरिंग चीज में ही होता है, ठीक है। तो ये है हमारी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैसे वोल्टेज के साथ करंट वेरी करता है। अब हमें यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखना है ताकि हम आगे की बातें समझ पाए। ये एग्जाम्पल क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। इसमें दे रखा है कि हमारे पास ये वाली वोल्टेज है VCC, इसकी वैल्यू 3 वोल्ट है, ठीक है बेटा। VCC की वैल्यू क्या है, 3 वोल्ट है। और हमारे पास ये RC जो लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1 किलो ओम दे रखा है, और इस ट्रांजिस्टर का बीटा है 100, ठीक है। NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। आपसे यहाँ की वैल्यूज जो है वो गिवन नहीं है, इनको चेंज कर सकते हैं हम लोग। इनको चेंज करने के साथ साथ हमें क्या क्या मिलेगा अगर हम देख पाए, तो हम एम्पलीफिकेशन और बाकी जो काम इस ट्रांजिस्टर से कर सकते हैं वो समझ पाएंगे। तो पहली चीज मैं ये देखती हूँ कि जब मेरा VBE 0.7 वोल्ट से भी कम होगा तो क्या होगा। 0.7 वोल्ट से भी कम है, इसका मतलब मैंने फॉरवर्ड बायसिंग जो है उसमें नी वोल्टेज तक भी नहीं पहुंची। अगर मैं नी वोल्टेज तक भी नहीं पहुंची, इसका मतलब क्या है, वो करंट ऑलमोस्ट जीरो है। कौन सा करंट, IB करंट। अगर IB करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा, VBE लेस देन 0.7, ये नी वोल्टेज होती थी, ठीक है। तो नी वोल्टेज जितनी थी, अगर मैं वहां तक भी नहीं पहुंची तो IB विल ऑलमोस्ट बी जीरो एंड IC विल ऑल्सो बी जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने उस सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट ही नहीं किया है। तो जब इस सर्किट में स्टार्ट नहीं होगा तो एमिटर ने इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं किए हैं, तो कलेक्टर क्या कलेक्ट करेगा, तो IC विल ऑल्सो बी जीरो। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा VCE, यहां से अगर मैं आउटपुट इन दो पॉइंट्स के बीच में लेना चाहूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये जीरो है, इसको जीरो मान देते हैं, ये 3 वोल्ट हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलेगा 3 वोल्ट मिलेगा, दैट इज यहाँ कोई करंट ही नहीं है तो कोई ड्रॉप ही नहीं आएगा, और सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुझे आउटपुट की तरफ मिल जाएगा। यही आउटपुट होता है बेटा, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही मुझे आउटपुट मिलता है, ओके। अब हम कहना चाहते हैं दिस इज V आउटपुट, ठीक है। तो जो V आउटपुट है वही VCE है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूं, कौन सी वोल्टेज को बेटा, ये VBE को बढ़ाने से क्या होगा। अब जैसे जैसे मैं VBE को बढ़ाऊंगी, लेट्स से 1 वोल्ट 2 वोल्ट तक ले गई, तो VBE को बढ़ाने से IB बढ़ेगा। ये हमने अभी देखा था बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, VBE को बढ़ाने से IB बढ़ेगा, यस। तो IB बढ़ने से क्या होगा, IC बढ़ेगा। IB के बढ़ने से क्या होगा, IC भी बढ़ेगा। VCE कांस्टेंट रखा है हमने, ठीक है। IB को बढ़ने से क्या होगा, IC बढ़ेगा। लेट्स से ये VCE की वैल्यू रखी मैंने 3 वोल्ट, है ना। तो IB पहले मैंने 20 माइक्रो एम्पियर्स लिया था, अब बढ़ा दिया है, तो IB के बढ़ने से IC क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अब IC बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, IC के बढ़ने से ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो होगा ICRC, यस। तो लेट से मैं कोई एक वैल्यू ले लेती हूं, जब ये 10 माइक्रो एम्पियर है, 10 माइक्रो एम्पियर है, बीटा 100 है, तो हमारे पास IC कितना हो जाएगा बेटा उस टाइम पे, 1000 माइक्रो एम्पियर या फिर 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो जब IC 1 मिली एम्पियर है और RC 1 किलो ओम है, तो हम कह सकते हैं बेटा IC इंटू RC पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 3 है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 2, तो मुझे V आउटपुट मिल जाएगा 2 वोल्ट्स। दैट मीन्स अब V आउटपुट पहले से कम हो गया, पहले 3 वोल्ट मिल रहा था, जैसे जैसे मैं IC को बढ़ाऊंगी V आउटपुट कम हो गया। IC कैसे बढ़ाया, इनपुट वोल्टेज बढ़ा के। अच्छा, अब मैं इनपुट को और थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, लेट्स से मेरा बीटा, ये जो IB हो जाता है वो 10 के बजाय 20 माइक्रो एम्पियर है, तो IC क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिली एम्पियर के बजाय 2 मिली एम्पियर हो जाएगा, यस। क्योंकि मैंने बीटा कांस्टेंट माना है, ठीक है। अब मेरा ICRC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब IC इंटू RC पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। 3 वोल्ट में 2 वोल्ट कम किया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आया, दैट मीन्स अब मेरा यहाँ आउटपुट 1 वोल्ट आएगा, क्लियर। जब मैंने IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर्स ली, पहले मैंने IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर्स ली थी। अच्छा,
अगर मैं 30 लूं तो बेटा ये वाली कैलकुलेशन आप खुद करके सोचिए, अगर मैं 30 माइक्रो एम्पियर्स लूं तो क्या होगा? 30 माइक्रो एम्पियर अगर मेरा IB है तो IC वुड बी 3 मिली एम्पियर, ठीक है, 100 टाइम्स। IC अगर 3 मिली एम्पियर है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटा? 3 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, दैट इज 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ 3 वोल्ट था और पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया हमारा ICRC में, दैट इज यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 0 वोल्ट। ओके, अगर मेरे पास V आउटपुट 0 वोल्ट हो गया, उसकी बात क्या होगा? दैट मीन्स अगर मैं अभी भी IB को बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? अब IB को बढ़ाने से, दैट इज लेट्स से 40 कर दिया मैंने माइक्रो एम्पियर, IC अगर 3 के बजाय 4 मिली एम्पियर हो जाएगा, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने बैटरी 3 वोल्ट की लगाई और वहां पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दिस इज एब्सर्ड। IC कैन नॉट बी 4 मिली एम्पियर और IC कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 मिली एम्पियर इन दिस केस। यस, तो IC इसका मतलब IB के बढ़ाने से अब नहीं बढ़ेगा, अब इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन आ जाना। तो जब तक IB की वैल्यू 0 से 30 तक चेंज कर रहे थे, तब तक VCE की वैल्यू 3 से 0 में चेंज हो जा रही थी। 3 वोल्ट थी, फिर कम कम होते हुए 0 हो गई थी। पर IC की वैल्यू हम कह सकते थे बीटा टाइम्स ऑफ IB रहेगी उतने टाइम, दैट इज एम्प्लीफिकेशन होता रहेगा, और इस रीजन को बोलते हैं एक्टिव रीजन, जिसमें एम्प्लीफिकेशन होता रहे। लेकिन इसके बाद IB को मैं इससे भी ज्यादा बढ़ा दे रही थी, दैट इज 30 माइक्रो एम्पियर कर दे रही थी, तो IC क्या हो रहा था बेटा? उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, 30 से ज्यादा नहीं, 3 मिली एम्पियर से ज्यादा हो नहीं सकता, तो IC अपनी मैक्सिमम वैल्यू 3 मिली एम्पियर पे ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं बेटा सैचुरेशन आ जाना। IC सैचुरेट हो गया है, अब एम्प्लीफिकेशन और फर्दर नहीं होगा, या IB के चेंज होने से IC चेंज नहीं होगा, तो हम इसको एम्पलीफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए एक रेंज है, कहां से कहां तक? जब IB नॉन जीरो है, दैट इज आप कह सकते हो VBE शुड बी ग्रेटर देन मी वोल्टेज एंड IB शुड लाई फ्रॉम 0 to 30। इस केस में एग्जाम्पल लिया मैंने 30। अभी यहाँ पे हम देखेंगे बेटा वो वैल्यूज IB, IC, R इन सब की टर्म्स में क्या आएंगी, ठीक है। तो हमने सबसे अच्छी बात ये सीखी कि मैं जैसे जैसे इनपुट को चेंज करती हूँ, आउटपुट कैसे चेंज होता है, यही हमारा ट्रांजिस्टर का फंक्शन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर मैं V इनपुट कौन सा था? VBE वाला है ना, उसको जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगी तो क्या होगा बेटा? IB बढ़ेगा। ये पिंक वाला IB लाइन है बेटा, ध्यान से देखिए। दिस इज द पिंक वाली जो है वो IB लाइन है। तो जैसे जैसे मैं V इन को बढ़ाती हूँ, इनपुट वाले पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाती हूँ, तो क्या होगा बेटा? इनपुट वाला करंट भी बढ़ेगा। इनपुट करंट के साथ साथ हमारा आउटपुट वाला करंट दैट इज IC भी उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा था, दैट इज बीटा जो IC अपॉन IB था वो हमारा वैलिड था, तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक? जैसे हमारा अभी केस आया था 30 माइक्रो एम्पियर जब हमारा IB हो गया था, तो IB तो हम बढ़ा सकते हैं अभी भी VB को बढ़ा के, पर IC क्या आ गया? सैचुरेशन पे आ गया है, अब IC नहीं बढ़ पाएगा। सो ये वाला रीजन जो है जिसमें IB बढ़ाने से IC नहीं बढ़ेगा, उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये पर्पल वाली लाइन क्या है बेटा? आउटपुट वोल्टेज दिखाया है मैंने कि अगर मैं IC को बढ़ाती हूं तो आउटपुट वोल्टेज कम होती है। किसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज बेटा? VCE, दैट इज VCC माइनस ICRC। ध्यान से देखिए, VCC हमने बैटरी ली थी 3 वोल्ट की, उसमें से हम क्या जो ड्रॉप था वो सब्ट्रैक्ट करे जा रहे थे और हमें आउटपुट मिलता जा रहा था। तो VCE जो V आउटपुट है वो है VCC माइनस ICRC। उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। क्यों? दिस इज कांस्टेंट, RC इज कांस्टेंट, IC हम बढ़ा रहे हैं, IC बढ़ाएंगे तो VCE कम होता जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज अगर कम हो रही है तो ये एम्प्लीफिकेशन में कैसे यूज होगा? मैंने यहाँ वैल्यू बढ़ाई, उधर वैल्यू कम हो रही है, तो एम्प्लीफिकेशन में यूज करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा दिमाग। देखो कैसे, अगर मैंने दिया ये इनपुट लेट्स से, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? आउटपुट भी कुछ ऐसा दिखे। पर किसी ने बोला अगर मेरा आउटपुट ऐसा दिखे तो क्या भी वो भी एम्प्लीफिकेशन होगा? यस, दैट इज एम्प्लीफिकेशन तब है जब उसकी वैल्यूज जो है वो क्या इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि मेनली एनर्जी से रिलेटेड है हमारी वैल्यूज। मोस्ट ऑफ द वैल्यूज, जैसे हम लोग आवाज की बात करेंगे या कुछ भी चीज आपको एम्पलीफाई करनी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है वो उतना मैटर नहीं करता, जब तक ये मैटर करता है कि मैग्नीट्यूड उतना ही रहे, जितना ये बढ़ रहा है उतना वो भी बढ़े, पर ज्यादा फैक्टर से।
यस तो अगर मेरे पास इस तरीके का इनपुट आउटपुट नहीं आ पाता है तो हम इस तरीके का आउटपुट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा बनाने दीजिए बेटा, बहुत खराब सा डायग्राम बना है यहाँ पे, लाइक दिस। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मेरा इनपुट ये है और मैं आउटपुट ये वाला ऑब्टेन कर पाऊं तो भी एम्पलीफाइड ही माना जाएगा। तो ये वाला आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ये वाली बात कैसे यूज करेंगे, एम्पली ट्रांजिस्टर को कैसे यूज करेंगे, यही हमें देखना है अपने नेक्स्ट थोड़े से सेक्शन में। देखो बेटा ध्यान से, अभी क्या हुआ था, हमने अभी जो जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रही हूँ बेटा स्कीमेटिक डायग्राम से, कि जब आईसी के बढ़ने से VCE कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि VCE वॉज VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC। तो IC के बढ़ने से बेटा VCE कम हो जाएगा, तो रिवर्स बायसिंग जंक्शन की कम होती जाएगी। देखो मैंने क्या किया, फॉरवर्ड बायसिंग को बढ़ाया, IB बढ़ा, IC बढ़ा, इधर की बायसिंग को मैंने चेंज नहीं किया था बट वो अपने आप कम होती गई। मैंने VCC बैटरी को चेंज नहीं किया लेकिन वो बायसिंग अपने आप कम होती जाएगी। इसकी वजह से हम कह सकते हैं सैचुरेशन आ जाता है, या हमने अभी अभी समझा बेटा सैचुरेशन कब आता है बेटा, VCE जब जीरो हो जाता है, दैट इज VCE जीरो हो जाता है, वो है सैचुरेशन। दैट इज आउटपुट जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है वो जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। हमारा करंट IC मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। अगर वही चीज मैं अगर IC, RC, VC इनकी टर्म्स में सीखना चाहूं तो एक बार हम फिर से यही बात रिवाइज कर लेते हैं। जो इनपुट है वो हम देते हैं इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ बैटरी लगा रहे थे, असली में हम साथ में कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे होते हैं AC फॉर्म में, और वो जो AC इनपुट होता है वो मैंने यहाँ पे तो बहुत इजीली ड्रॉ कर दिया, भाई सीरीज में लगा दो, पर असली में उसकी कपलिंग की जाती है कैपेसिटर्स यूज करके एंड ऑल, बट हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड वर्जन बना रहे हैं। तो क्या होगा बेटा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो VBE है ना, ये इसको अब मैं इनपुट बोल रही हूँ बेटा। हमने असली में तो ये इनपुट दिया है कि हमने एनर्जी तो इतनी यूज की है ना, इसलिए मैं इस पॉइंट को इनपुट बोल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अभी हमने क्या देखा था, VI प्लस VBB ये नेट इनपुट है। इनपुट जो चेंज हो रहा है वो तो ये AC वाला ही चेंज हो रहा है, बैटरी तो चेंज हो नहीं रही है। तो जो चेंज इन इनपुट है वो कितना चेंज आएगा आउटपुट में लेकर आएगा, वो हमें एम्पलीफिकेशन दे पाएगा। तो जो हमारा चेंज इन इनपुट होगा वो होगा डेल्टा VBE प्लस डेल्टा IB RB। अब डेल्टा VBE को मैं डेल्टा IB RI भी बोल सकती हूँ। ये क्या है, ये हमने सीखा था डायनेमिक रेजिस्टेंस जब हम बात कर रहे थे सिंपल डायोड्स की। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता था, हम लोग कहते थे बेटा फॉरवर्ड बायसिंग है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, वहां पे जो होगा। ऐसी रिवर्स बायसिंग में तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I वॉज डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, R इनपुट RI बोल सकते हैं हम उसको, डेल्टा IB इंटू RI इसको बोल रही हूँ बेटा डेल्टा VBE को, और सिमिलरली डेल्टा IB RB में RB कौन सा है, ये आउटपुट, ये एक्सटर्नल वाला इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट में डेल्टा IB इंटू RI प्लस RB, और जनरली इसको हम इनपुट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस को बोल दे रहे हैं। दैट इज ये वाला इनपुट रेजिस्टेंस एंड ये वाला इनपुट रेजिस्टेंस मिलाकर RI कहला सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं ये वाले छोटे छोटे रेजिस्टेंस को, क्योंकि हमने एक्सटर्नली RB जो लगाया है वो ठीक ठाक सी रेंज का होता है, किलो ओम्स, 100 ओम्स ऐसा, ठीक है। तो RI इज अप्रोक्सीमेटली RB ओनली जनरली, ठीक है। अच्छा, आउटपुट वाली सर्किट में हम लोग क्या कह रहे थे, आउटपुट सर्किट में VCE की वैल्यू होती थी VCC माइनस ICRC, VCC माइनस ICRC, वही पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें मिलेगा। इसको हम कहते हैं, अगर मैं इसको चेंज देखना चाहूँ तो डेल्टा VO क्या होएगा, डेल्टा VCE दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा ICRC, क्योंकि VCC तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो चेंज इन इनपुट वॉज डेल्टा IB इंटू RI एंड चेंज इन आउटपुट वॉज माइनस ऑफ डेल्टा IC इंटू RC। इसी को बोलते हैं ऑपोजिट फेज में होना। मैंने इनपुट बढ़ाया लेकिन आउटपुट कम हो रहा है, फिर भी हम उसको यूज कर पा रहे हैं। देखिए, आउटपुट इज आउट ऑफ फेज इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस में ऐसा नहीं होता है, कॉमन बेस हमने ऑलरेडी सीखना नहीं है, लेकिन कॉमन बेस में क्या होता है, सेम फेज में हमें मिल पाता है, पर ऐसा इसमें नहीं हो पा रहा है। तो वोल्टेज गेन हुई क्या, वोल्टेज गेन क्या होगी, आउटपुट वाली वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है इनपुट वोल्टेज के चेंज करने से, ठीक है। उसको हम बोलेंगे बेटा माइनस डेल्टा ICRC अपॉन डेल्टा IB RI, ये वाला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। अब डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB तो बीटा AC होता था, इसको सिंपल बीटा बोलते जाओ, AC क्यों लगाना है बार बार। तो बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, तो ये बन गया माइनस ऑफ बीटा इंटू RC अपॉन RI। इसको कुछ लोग
मतलब मुझे कहना कभी भी नहीं चाहिए, ये रेजिस्टेंस गेन बोल देते हैं। रेजिस्टेंस बेटा गेन नहीं हुई है, ये रेजिस्टेंस हमने खुद लगाई है, पर क्योंकि ये हमारा करंट गेन है, ये वोल्टेज गेन है, तो कुछ लोग कहते हैं भाई वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, इसलिए वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तो बेटा AV इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। ये क्या होगा, माइनस। नेगेटिव क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि आउटपुट फेज में नहीं है। अगर मैं इनपुट बढ़ा रही हूं तो आउटपुट कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एम्पलीफाइड है। देखो सेम रेशियो आप कह सकते हो, बढ़ रहा है उसी तरीके से कम हो रहा है। पावर गेन क्या होगा बेटा, पावर गेन वुड बी बीटा इंटू वोल्टेज गेन, दैट इज करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन विल बी कॉल्ड पावर गेन। पावर गेन कितना होता है, बीटा स्क्वायर इंटू RCRI। जो मैं अभी पिछले 2 मिनट में बताया है, यही सारी वैल्यूज क्वेश्चंस में यूज होंगी। ये बीटा, AV, पावर गेन, ये सब हमें यूज करना पड़ेगा, बट जो हमने अभी इससे पहले सीखा क्या फंक्शन में, उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बीटा एम्पलीफिकेशन करते टाइम कांस्टेंट रहता है। IC अपॉन IB बोलो या डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, इट्स अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम सेम अनलेस मेंशन्ड। ठीक है। दूसरी बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, सैचुरेशन कब आता है, जब VCE 0 हो जाता है, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए या मिनिमम हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए, उसी को सैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन कब आता है, VCE 0 होता है। बेटा बोलिए साथ में, VCE इज 0 एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन। बस ये 2 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फॉर्मूलाज जो है बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिए बेटा। डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इंटू RC अपॉन RI को लोग बोल देते हैं करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, ऐसे ही हमने पावर गेन सीखा। एक अच्छी सी टर्म होती है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होती है, ये कभी कभी हमें क्वेश्चंस में आ जाती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब है ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं बेटा, करंट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस होती थी V/I, वैसे ही कंडक्टेंस क्या होती है, I/V। तो I/V में आउटपुट वाला करंट अपॉन इनपुट वाली वोल्टेज, आउटपुट वाला करंट अपॉन इनपुट वाली वोल्टेज, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस या फिर ट्रांस कंडक्टेंस। इसको G से डिनोट करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा IC अपॉन इनपुट वाली वोल्टेज को क्या बोलेंगे, डेल्टा IB इंटू RI। तो ये तो बन गया बीटा अपॉन RI, सिंपल बन गया बेटा बीटा अपॉन RI। दिस इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस। अच्छा, अब एक अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ। ये तो था एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज होता है। कभी कभी हमें ट्रांजिस्टर यूज करना होता है स्विच की तरह। स्विच की तरह हमें क्यों यूज करना पड़ेगा, स्विच तो मैनुअली बहुत सिंपल होता है, भाई स्विच की को ओपन किया, की को क्लोज किया। पर नहीं, स्विच की तरह जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं पहली बार, तो ही होता है बेटा सबसे बड़ा चमत्कार। क्या है ये बेटा, आप लोगों ने सुना होगा जब पुराने जमाने में कंप्यूटर्स बने थे, वो सिर्फ कैलकुलेशंस कर पाते थे बहुत स्लो स्लो, और पूरा एक रूम के बराबर एक एक कंप्यूटर होता था। एक हार्ड डिस्क भी, मतलब आप ये सोच सकते हो एक वॉल के जितनी होती थी। तो इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर से हम इतने छोटे छोटे मोबाइल के इतने छोटे छोटे उस पर कैसे पहुंच गए। एक 5 MB की हार्ड डिस्क, आप समझ सकते हैं, ये वाले जो एक रूम है इसका एक वॉल के बराबर एक 5 MB की हार्ड डिस्क ही हो पाती थी। दैट इज, अगर आप एक हार्ड डिस्क इतनी छोटी से इतने छोटे में पता नहीं कितने GBs तक, कितने TBs तक का सामान ले लेते हैं, इसमें इतना बड़ा चेंज कैसे आया। सबसे बड़ा चेंज आया सेमीकंडक्टर्स से। पहले सब कुछ, सारे के सारे डिवाइसेस, वैक्यूम ट्यूब्स या स्विचेस, ये सब जो यूज करते थे हम पहले कंप्यूटर्स में, वो सब हम कैसे यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर के थ्रू। सबसे बड़ा जो हमारे पास, आप कह सकते हो कि पिछली सेंचुरी में सबसे बड़ा जो इन्वेंशन है वो है ही ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से हमने इतने छोटे छोटे स्विचेस बनाए, इतने छोटे छोटे एम्पलीफायर्स बनाए कि अब इतने छोटे से मोबाइल डिवाइस में इतने बड़े बड़े काम हो पाते हैं। तो सारे बहुत सारे स्विचेस हैं। आपने बेटा लॉजिक गेट्स में पढ़ा होगा, 0 1 इनपुट कर रहे हैं। वो 0 1 का इनपुट का मतलब क्या है, वो ही हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। तो बेटा हमने एक वही वाला एग्जांपल दोबारा से लिया है कि बीटा 100 है और हमारे पास ये VCC कितना है, 3 वोल्ट। तो हमने अभी 3 चीजें सीखी थी कि जैसे जैसे मैं IB को बढ़ा रही थी तो कैसे कैसे हमारे पास आउटपुट चेंज हो रहा था। अभी हमने सीखा था वही 2 वैल्यूज जो एम्पलीफिकेशन में यूज नहीं हो पाती, उसको हमें कहीं तो यूज करना था। वही यूज करा हमने स्विच में। कैसे, तो हमने देखा था बेटा फर्स्ट सिचुएशन में जब VBE वॉज लेस देन 0.7 वोल्ट, तो क्या हो रहा था, यहां मैंने बैटरी लगा रखी है ना, पर यहाँ की बैटरी को चेंज करने पे, यहाँ के वैल्यूज को चेंज करने से डिसाइड होता था कि ये ट्रांजिस्टर करंट को फ्लो कराएगा या नहीं कराएगा। दैट इज, इस बैटरी को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, यस, पर मैं यहाँ की बैटरी को अगर मैं कम वोल्टेज पे ले जाती हूँ तो ये कंडक्शन खत्म हो जाता है, IC की वैल्यू 0 हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कट ऑफ स्टेट, या फिर स्विच ओपन है, आप ऐसा कह सकते हैं। करंट नहीं आ रहा है, दैट इज स्विच इज ओपन।
तो ये जो स्विच ओपन है, कट ऑफ के स्टेट है, स्विच ऑफ है। ओपन का मतलब जैसे हम की को ओपन करते थे ना, वही वाला सिचुएशन है। तो स्विच ऑफ कौन सा केस होता है? जब हमने ये जो बेस वाली बैटरी है, बेस वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको बहुत लो वैल्यू दी है, 0.7 से भी कम, तो उसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट में जो उधर का जो कंडक्शन था आईसी की वैल्यू भी 0 हो जाती है, कंडक्शन बंद हो जाता है। अच्छा, तो फिर स्विच ऑन पे क्या होगा? जब स्विच ऑन होगा तो हम कहेंगे बेटा हमारे पास आउटपुट वाला करंट मैक्सिमम आ गया है। इसका मतलब अभी उसमें पूरा का पूरा करंट फ्लो कर रहा है और वो वेरी नहीं कर रहा है, दैट इज सैचुरेशन वाला स्टेट। हमने अभी अभी सीखा था बेटा, जब हमने आईबी को 30 माइक्रो एम्पियर से भी बड़ा कर दिया था तो क्या हो गया था बेटा, हमारे पास आउटपुट मिनिमम हो गया था वीसीई की वैल्यू, लेकिन आईसी मैक्सिमम हो गया था। दैट इज अब इस करंट को चेंज नहीं कर रहे हैं हम। तो आप एक सिंपल आप सर्किट मान सकते हो जिसमें हमने एक बैटरी लगाई और करंट की कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंट्रोल किससे हो रहा है? ट्रांजिस्टर से। दैट इज आउटपुट वाला जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? इनपुट वाला करंट। इनपुट में हमने अगर आईबी की वैल्यू 30 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा रखी या हाई वोल्टेज रखा तो आउटपुट वाला क्या रहेगा बेटा? आउटपुट वाला हमारे पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्विच ऑन या फिर सैचुरेशन स्टेट। ठीक है, यही चीज हम लोग बेटा बाइनरी में सीखते थे। जो जीरो वैल्यूज होती थी वो लो इनपुट कहलाते थे, और जो हमारे पास हाई वाले इनपुट होते थे उसको हम बोलते थे 1। ठीक है, तो इन सबको ही मिला के लॉजिक गेट्स बने, उन्हीं को मिला के हमने बहुत सारे स्विचेस को मिलाकर सारे के सारे कंप्यूटर के फंक्शंस बनाए। थैंक यू।